हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर पढ़ने वाले और ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट होगा। चैप्टर 1 में हम लोग जान चुके हैं नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब देशभक्ति। सो आज हम लोग जानेंगे इंडिया में नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ। बेसिकली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिस वजह से इंडिया में नेशनलिज्म काफी इंक्रीज हो चुका था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आपको बताना है इसका रीजन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे ग्रो कर गया या फिर नेशनलिज्म के फीलिंग लोगों में कैसे ग्रोथ कर गई। So the First World War created a new economic and political situation. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी सिचुएशन थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिशर का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो चुका था ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। ब्रिटिशर का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली और उसको फाइनेंस किया गया बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। इसका मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया जिस वजह से लोग नाराज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स। सो कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इसका मतलब नया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिस वजह से भी लोग नाराज थे। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस इंक्रीज। सो प्राइस डबल हो चुके थे थ्रू द वॉर ईयर्स। प्राइस इंक्रीज डबल हो चुके थे बिटवीन 1913 एंड 18 विच लेड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिस वजह से आम आदमी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो प्राइस इंक्रीज से आपको याद रखना है डबल हो चुकी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। इसका मतलब जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। Villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas. रूरल एरियाज में जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था जिस वजह से भी बहुत सारे लोग ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो चुके थे। नेक्स्ट क्रॉप फेलियर। सो उसी टाइम पे ड्यूरिंग 1918-2021 क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप फेलियर की वजह से इंडिया में उस समय एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, यानी कि फूड की प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज हो गया। नेक्स्ट रीजन इज फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसका मतलब जो 1920s का जो समय था उस समय जो फेमाइन है और एपिडेमिक यानी कि महामारी फैल चुकी थी। ये डेटा बताता है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड, यानी इतने सारे लोग उस समय मर चुके थे एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये आपको याद रखना। सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी जी। सो इसका बेसिक मीनिंग होता है इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ओप्रेसर। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका कोई भी विरोधी है उसके अगेंस्ट आपको नॉन वायलेंट मेथड यूज करना है। ना उसके कुछ पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज। ये किस चीज पर फोकस करता है? द पावर ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ, सच पर ज्यादा फोकस करता है, सच की पावर पर। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो इट फोकस ऑन बेसिकली पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट, इट सजेस्टेड दैट, ये सजेस्ट करता है इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आपका रीजन सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपकी जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर, तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर आप ईमानदार हो, सच्चे हो, तब आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, विदाउट सीकिंग वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। इसका मतलब अगर सत्याग्रही चाहे तो नॉन वायलेंस
तरीके से भी अपना बैटल या अपनी जंग जीत सकता है, उसको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कुड बी डन, और ये किया जा सकता है बाय अपीलिंग, अपील करके टू द कंसियंस ऑफ द ओप्रेसर। लास्ट पॉइंट, बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के थ्रू ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, इसका मतलब एक दिन सच की जीत जरूर होगी। सो महात्मा गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस could unite all the Indians। महात्मा गांधी जी को लगता था नॉन वायलेंस ऐसा मेथड है जिससे पूरा ऑल इंडिया यूनाइट हो सकता है, सभी लोगों को ये यूनाइट जरूर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी जी इनिशियल मूवमेंट, गांधी जी के जो स्टार्टिंग के जो मूवमेंट है वो जानेंगे, बिकॉज गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, उसके बाद 1917 एंड 18, इस 2 इयर्स में गांधी जी ने कुछ जो रीजनल मूवमेंट है वो किए थे, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट है जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो बाद में पढ़ेंगे। ना सबसे पहले जानेंगे चंपारण मूवमेंट, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये स्टार्ट हुआ था ईयर 1917 और ये प्लेस आपको याद रखना है इन बिहार, और ये किया था ये मूवमेंट बाय पीजेंट, और इसकी जो प्रॉब्लम थी फोर्सफुल इंडिगो प्लांटेशन, किसानों को मजबूर किया जाता था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। सो आपको ये प्रॉब्लम याद रखनी है, बेसिक प्रॉब्लम थी इंडिगो प्लांटेशन की। सो जो किसान थे उनकी डिमांड थी कि जो इंडिगो उगाई जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, इसको रोका जाए या फिर इसको कम किया जाए। सो ये जो मूवमेंट है इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। ये बेसिक बातें आपको चंपारण सत्याग्रह से या फिर चंपारण मूवमेंट से याद रखनी है। नेक्स्ट मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट आपको याद रखना है। खेड़ा मूवमेंट 1917-18 के टाइम पर हुआ था, और ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, स्टेट आपको याद रखना उस समय गुजरात, और ये भी पीजेंट ने किया था। इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्रॉप फेलियर हो चुका था, सो द क्रॉप फेलियर बाय प्लेग एपिडेमिक, इसलिए जो किसान है वो डिमांड कर रहे थे कि टैक्स को कम कर दिया जाए। और ये जो मूवमेंट है इसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी कहा जाता है। गांधी जी का फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खेड़ा मूवमेंट कहलाता है। इसके अलावा अहमदाबाद मूवमेंट भी आपको याद रखना है, ये बेसिकली 1918 में हुआ था और ये भी गुजरात में हुआ था। सो ये दोनों जो खेड़ा एंड अहमदाबाद ये दोनों गुजरात में हुए थे, और ये मूवमेंट अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने किया था। अभी तक के जो 2 मूवमेंट थे वो पीजेंट ने किया था और ये वर्कर्स ने किया था। इस मूवमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था वो विड्रॉ कर दिया गया था, और इसके अलावा जो वर्कर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए और जो प्लेग बोनस है वो दिया जाए। और इस मूवमेंट को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहा जाता है ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो पहला हंगर स्ट्राइक था इंडिया में वो अहमदाबाद था। सो आपको इसको ट्रिक से याद करना होगा। सबसे पहले ये ट्रिक याद रखनी होगी, केक फॉर रिवोल्ट, गांधी जी ने आते ही इंडिया में रिवोल्ट के लिए केक खाया। सो सी से आपको याद रखना है चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। उसके बाद जो चंपारण है उसके लिए आपको याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सो सी फॉर चंपारण, सी फॉर सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा जो अहमदाबाद है वो था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, तो इसमें एच आ रहा है तो अहमदाबाद, और इसमें एच हंगर स्ट्राइक। इस तरीके से आपको ये तीनों मूवमेंट को याद रखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इंडियन वर आउटरेज बाय द रोलेक्ट एक्ट, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको याद रखना है। अब इसके प्रोविजन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजन इज दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड। पहली बात आपको याद रखना है, इसको हरीडली पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर ने इसका ओपोजिशन किया था, इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जल्दबाजी में पास कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। ये गवर्नमेंट को इनॉर्मस यानी कि अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करता था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब इंडिया में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए ये जो एक्ट है गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन पॉइंट है। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर
विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसका मतलब जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको बिना ट्रायल, बिना पेशी के 2 साल के लिए जेल में डाल देते। इसका मतलब इस एक्ट में ना तो आप दलील दे सकते हो अपनी, और ना ही आप अपना वकील कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी के अकॉर्डिंग, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोगों का क्या रिएक्शन था? सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी का क्या रिएक्शन था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी जी चाहते थे ऐसे एक्ट के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और जो हड़ताल से स्टार्ट होगा, और जो कब होगी हड़ताल? 6 अप्रैल को। इसके अलावा रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। बहुत सारी सिटीज में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया, और जो वर्कर्स थे वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और दुकानों को बंद कर दिया गया। सो ये लोगों का रिएक्शन था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का रिएक्शन बताना है। वो चाहते थे नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया जाए, और वो भी 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ। इसके अलावा लोगों ने रैलीज की, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, और शॉप्स को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिशर अगेंस्ट पीपल। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहला स्टेप्स, जो भी लोकल लीडर्स थे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। उनको अमृतसर से वहां से जेल में पिकअप कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट, महात्मा गांधी वर बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोका गया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन। पुलिस ने अमृतसर में पीसफुल जो प्रोसेसन था उसके ऊपर फायरिंग कर दी, और इसके अलावा जो मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसका मतलब जो मिलिट्री है उसके पास में पावर आ गई, वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। और ये जो कमांड है किसको मिल गई? जनरल डायर को। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट आता है इसके बारे में। सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट बताना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन 13 अप्रैल 1919। ये डेट आपको स्पेशली याद रखनी, क्योंकि इसी डेट को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। द इनफेमस जलियांवाला बाग incident took place. Next point, on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. उस दिन बहुत सारे लोग जो जलियांवाला बाग है वहां पर इकट्ठा हुए थे। उसकी वजह 2 थी। एक वजह ये थी कि जो बहुत सारे लोग थे वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, और कुछ लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सम केम टू प्रोटेस्ट। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रेप्रेसिव। नेक्स्ट पॉइंट, अदर हैड टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ लोग जो बैसाखी फेयर है, त्योहार है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। सो फ्रॉम बीइंग आउटसाइड द सिटीज, सिटीज से दूर रहने की वजह से मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। बहुत सारे लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था, दैट हैड बीन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया। जनरल डायर यहाँ पर फोटो में दिखा रखा है। जनरल डायर वहां पर आता है, और वो जो एग्जिट पॉइंट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही हुआ करता था, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई। सो जब एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया तब लोग वहां से नहीं जा सकते थे। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और लोगों पर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पे मारे गए। नाउ इस पिक्चर में देख सकते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये जनरल डायर ने जब ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया तो काफी सारे लोग मारे गए थे। नाउ दोनों पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आगे का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और बाकी जो वीडियो है जैसे इकोनॉमिक्स की है उसकी प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के पूरे 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के भी 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो उसको भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।